Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Uwais Karni and you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. So जी हमने मेजर philosophies जो हैं वो कवर कर ली हैं. Now we are going to start to learn the educational philosophies. अब वो जो मेजर philosophies हैं उससे educational philosophies किस तरह ड्राइव की गई हैं अब हम उन्हें पढ़ेंगे. 4 मेजर फिलोसफीज हैं. आज हम पहली एजुकेशनल फिलोसफीज को पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है पेरेनियलिज्म. ठीक है, पेरेनियलिज्म जो है वो उस पूरी फिलोसफी को हम देखेंगे कि ये पूरी एजुकेशनल फिलोसफी एजुकेशन को किस तरह देखती है, टीचर को किस तरह देखती है और पूरे एजुकेशन के निज़ाम को किस तरह देखती है. सो एज यू नो, I am Hafiz Muhammad Uwais Karni. I have done my MPhil in teacher education from Iqra University and I have given my WhatsApp number. If you have any question, you can ask me, or if you want to enroll in this lecture series for the post of lecturer education और उसके अलावा टीचर लाइसेंस पॉलिसी और डिफरेंट पोस्टें हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए जी आज की क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पेरेनियलिज्म क्या है और ये पूरे एजुकेशन को किस तरह देखता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ पेरेनियलिज्म इज एवरलास्टिंग. एवरलास्टिंग मीन्स कि हमेशा रहे. तो ऐसी फिलॉसफी जिसका मतलब है हमेशा रहना, और दिस फिलॉसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम आइडियलिज्म एंड रियलिज्म. ठीक है, तो आइडियलिज्म एक हमारी फिलॉसफी थे जिसके फाउंडर थे प्लेटो, और रियलिज्म द फाउंडर ऑफ रियलिज्म इज एरिस्टोटल. सो ये जो फिलॉसफी है इन दोनों फिलॉसफर से जो है ली गई है, इनसे जो है इम्प्रेस होके बनाई गई है. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते भी हैं. इसके जो फाउंडर है वो कौन है? मैरिटिन है. ठीक है, इनके फाउंडर जो है मैरिटिन है, मेजर एक्सपोनेंट और जो फाउंडर हैं इस फिलॉसफी के. इन्होंने क्या किया, ये दोनों फिलॉसफर जो हमारे पास एरिस्टोटल और प्लेटो थे उनसे ये इम्प्रेस हुए, उनकी जो वर्क थे, उनकी जो काम था उससे इम्प्रेस होके इन्होंने जो है एक अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी दी. ठीक है जी, तो ये आपने पॉइंट याद करना है कि पेरेनियलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ philosophies and that is idealism and realism. And what they think about the truth is universal and unchanging. मतलब जो truth है वो यूनिवर्सल है, दुनिया के ऊपर हर जगह के ऊपर जो truth है वो सेम है. ठीक है, और उसके साथ साथ अनचेंजिंग है. It means that you cannot change truth from place one to another place. अगर एक चीज पाकिस्तान के अंदर है तो वही चीज अमेरिका के अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट द ट्रूथ इज अनचेंजिंग एंड यूनिवर्सल. इसका मतलब यह है रियलिज्म कम्स ऑन द एम्फसाइज ऑन रैशनैलिटी. जैसा कि हमने पढ़ा था रियलिज्म के अंदर कि जो मेजर फिलॉसफी है रैशनैलिटी, उसके ऊपर फोकस किया गया था. ठीक है, तो रैशनैलिटी का मतलब क्या है? चीजों को रियलिटी के अंदर आके पढ़ना सीखना. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसमें ट्रेनिंग किस चीज के ऊपर दी जाती है? ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट इन द सर्च ऑफ ट्रूथ. मतलब इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सच्चाई है उसको पहचान सकें. मतलब ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल, जो माइंड है, माइंड की ट्रेनिंग दी जाती है. और जो इसके फाउंडर हैं वो है मैरिटिन. ठीक है, पेरेनियलिज्म ला इन द फिलॉसफी ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल. जैसा कि पहले आपको बताया कि जो आपके पास आइडियलिज्म है उसके जो फाउंडर हैं वो है प्लेटो और रियलिज्म के फाउंडर है एरिस्टोटल. तो इन दोनों की फिलॉसफी से ये फिलॉसफी बनी है. रॉबर्ट मेनर्ड हचिंस who developed a great books program in 1963. ठीक है, किनसे इंप्रेस होके? प्लेटो और एरिस्टोटल से. उसके बाद मॉर्टिमर एडलर, ये जो एडलर और हचिंस हैं और उसके साथ मैरिटिन, ये तीन मेजर एक्सपोनेंट्स हैं पेरेनियलिज्म फिलॉसफी के. ठीक है जी, तो जो हमारे पास एडलर हैं उन्होंने क्या किया? डेवलप दिस कैरिकुलम बेस्ड ऑन 100
ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब ये जो थे ना, इसके अगर आप देखें तो इनकी सोर्स क्या थी, इस फिलोसफी की सोर्स क्या थी, तो इस फिलोसफी की सोर्स थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब जो अमेरिका की सिविलाइजेशन है, ये लोग इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और ये चाहते थे कि जो हमारी एजुकेशनल पूरी फिलोसफीज है वो अमेरिकन सिविलाइजेशन को प्रमोट करे, बच्चे के लिए मोरालिटी जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, वेस्टर्न के अंदर जो भी सिविलाइजेशन आती है वो प्रमोट की जाए। तो इनका जो बेसिकली पर्पस था कि जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल की वजह से ये लोग इनका पर्पस ये था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है दे शुड बी इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन वहां पे फले फूले। तो ये इनका बेसिक पर्पस था। अगर आप देखें आगे जब हम देखेंगे इनकी फिलोसफीज को, तो वहां पे भी ये जो प्रमोट करते हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। इफ द क्वेश्चन may come in the paper and the question is asked that perennialism promote which civilization, then the right answer is western civilization. So students should learn ideas and their learning will appreciate learning and become true intellect। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, स्टूडेंट ने आइडिया सीखने हैं। क्यों? क्योंकि ये आइडियलिज्म से है। ठीक है, तो वी आर लर्निंग और वी आर डिस्कसिंग, वी आर सर्चिंग फॉर द आइडियाज इन द आइडियलिज्म। तो ये इसकी जो सोर्स है वो हमारे पास बिल्कुल आइडियलिज्म। तो दैट्स व्हाई द स्टूडेंट शुड लर्न आइडियाज एंड देयर लर्निंग विल अप्रिशिएट लर्निंग एंड बिकम द इंटेलेक्चुअल। मतलब ट्रू इंटेलेक्ट आप कहां से बनेंगे, जब आपके पास आइडियाज आएंगे, फिर आप उन चीजों को सीखेंगे और फिर आप क्या बनेंगे, एक ट्रू इंटेलेक्ट बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इनके हम सीधा आते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इनके हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन होता क्या है, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स एक्वायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ग्रेट आइडियाज ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बात कही, इनका जो एम ऑफ एजुकेशन है इस फिलोसफी का, वो है ही ये कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन के आइडियाज हैं उनको पूरी दुनिया के लोग समझें, पूरी दुनिया के लोग उसे प्रमोट करें और अपनी सोसाइटी के अंदर उन्हें क्या करें, अडॉप्ट करें। तो ये बेसिक पर्पस था किसका, पेरेनियलिज्म फिलोसफी का। पोटेंशियल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन एनी इरा, ये जो कहते हैं ना अनचेंजिंग फिलोसफी है। ठीक है, हर वक्त के अंदर आपकी जो फिलोसफी है वो सेम रहेगी। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये कोई भी वक्त हो, उसकी इस फिलोसफी के अंदर इतनी ताकत है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकती है हर जमाने की। अनचेंज प्रिंसिपल शुड बी टीच, बच्चों को हमेशा अनचेंज प्रिंसिपल क्लासरूम के अंदर पढ़ाने चाहिए। टीचिंग दीज अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स इज क्रिटिकल। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को चेंज करें तो ये क्या है, ये एक बहुत क्रिटिकल चीज हो जाएगी। मतलब इसके ऊपर क्रिटिक्स आएंगे कि आप कैसे चेंजिंग आइडियाज बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इनमें कहने का मकसद ये है, इस फिलोसफी के जो फॉलोअर्स हैं तो उनके दादाजी ने भी वही जो है आइडियाज पढ़े होंगे, वही सेम उनकी फिलोसफी होगी और आने वाली जो नस्ल है, बेशक उसमें 4 नस्लें चल जाएं, 5 नस्लें चल जाएं, वो सारे सेम ही आइडियाज को फॉलो करते रहेंगे। तो समझ आ रहा है, थोड़ी सी ट्रेडिशनल अप्रोच आ रही है, मतलब कि अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स कभी चेंज ही नहीं होते। फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी द आइडियाज दैट हैव लास्टेड ओवर सेंचुरीज, मतलब ऐसे आइडियाज हों जो सदियों के सदियों चलते हों। मतलब अगर 100 साल पहले के लोग पढ़ें तो वो भी उस चीज के ऊपर बिलीव करें। तो इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड आप थोड़ा सोचिए, क्या ऐसी फिलॉसफी एग्जिस्ट होती है आज के जमाने के अंदर, जो जिस तरह की हमारी सिचुएशन चल रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100 साल पहले जो चीज पढ़ी जाए 100 साल आने के बाद भी वो सेम आइडियाज हो। बस अब जब आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपकी एक अपनी फिलॉसफी बनेगी, आपकी एक अपनी थिंकिंग बनेगी कि ऐसी फिलॉसफी एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है,
सबसे पहले तो आपने ये चीज लाजमी तौर पे सोचनी है, इससे आपकी थोड़ी अपनी क्रिटिकल स्किल्स डेवलप होंगे और आपकी अपनी फिलोसफी बनाने में आपको काम आएगा। मैं हमेशा फिलोसफीज की बात कर रहा होता हूँ, वो किस लिए कर रहा होता हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा होता हूँ कि स्टूडेंट्स को पता तो चले। अब ये जो प्रिनिलिज्म है, ये आइडियलिज्म और रियलिज्म से लिया गया है, ड्राइव किया गया है, और इन्होंने उसके जो अलग अलग क्राइटेरिया है उनको इनको पसंद आए और इन्होंने अपनी एक फिलोसफी बना दी। तो इसी तरह ही जब आप ये सारी एजुकेशनल फिलोसफीज पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आप एक पेज निकालिएगा और अपनी खुद एजुकेशनल फिलोसफी बनाइएगा कि आपके हिसाब से एजुकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप कैरिकुलम के फाउंडर हो तो आप कैरिकुलम में क्या डालेंगे, आपके हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से टीचिंग ऑफ मेथड क्या होना चाहिए, ताकि आपको इन सारे चीजों की एक कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है जी। तो अब हम आगे जाते हैं। दे बिलीव द आइडिया as the relevant and meaningful today as when they were written, the same thing that I have told you। ठीक है जी, कि जब जिस जमाने में जो चीज लिखी गई थी वो तब भी मीनिंगफुल थी और वो आइडिया आज भी मीनिंगफुल है। कल्टीवेशन ऑफ द इंटेलेक्ट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द वर्थ वाइल एजुकेशन। इसके अंदर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन की वो क्या है? कल्टीवेशन ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की जो ट्रेनिंग है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है पेरेनलिज्म के अंदर। ठीक है, अगर टेस्ट में सवाल आता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है पेरेनलिज्म के अंदर, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास क्या है जी? इंटेलेक्ट है। ठीक है, इंटेलेक्ट जो है वो बच्चे का बनना चाहिए। अगर इंटेलेक्ट नहीं बना हुआ तो फिर जो है पेरेनलिज्म के हिसाब से वो सफर करेगा। अब कैरिकुलम क्या होना चाहिए? ठीक है, कैरिकुलम के ऊपर आ जाते हैं कि पेरेनलिज्म का कैरिकुलम क्या होता है। कांस्टेंट कैरिकुलम, यूनिवर्सल कैरिकुलम। ये पूरी फिलॉसफी के अंदर आपको 4 से 5 जो हैं की वर्ड्स हैं जो आपने याद करने हैं। नंबर 1 कांस्टेंट कैरिकुलम, ठीक है, अनचेंज्ड। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अनचेंज्ड आइडिया, एवरलास्टिंग। इनकी जितनी भी चीजें हैं वही चीजें जो है आप बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आउटडेटेड इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी टॉट। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है आउटडेटेड वो आप बच्चे को ना पढ़ाएं। आपने बच्चे को अपडेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ानी है, पर आइडिया जो होगा, आइडिया पुराना होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आएगा कि मैं तब से बोल रहा हूं कि जो प्रिंसिपल्स सदियों पहले बने आज भी वही प्रिंसिपल्स हों, तो अब सर एकदम यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि ये जो है फिलॉसफी है वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को कहती है कि ये नहीं पढ़ानी चाहिए। तो इसका मकसद क्या है? हर जमाने की, हर वक्त की एक इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पे इस जमाने में इंफॉर्मेशन अलग होगी, इस जमाने में अलग होगी। आइडिया तो यहाँ बना है। तो मेरा कहने का मकसद ये, आइडिया सेम ही चलेगा, आइडिया सेम ही चलेगा, पर इंफॉर्मेशन जो है वो उस जमाने के हिसाब से होगी ताकि स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट थिंकिंग और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी से आपने एमसीक्यूज भी किए हैं कि आइडियलिज्म और रियलिज्म के अंदर जो ग्रेड बुक्स है उनकी एक अपनी ही जगह है। वो कहते हैं कि हमेशा जो है आपको ग्रेड बुक्स पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि ये फिलॉसफी भी वहीं से ड्राइव की गई है, तो उनकी जो कॉमन चीजें हैं वो आपको इस फिलॉसफी के अंदर भी मिलेंगी। ये भी कहते हैं कि हमेशा आपने ग्रेड बुक्स पढ़नी है। बुक्स के अंदर से जो लेसन हैं, उसके अंदर से जो आइडियाज हैं वो आपने अपने कैरिकुलम में डालने हैं और वही आपके लिए ट्रू सोर्स ऑफ इंटेलेक्ट बनेगी। ठीक है, अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए इस फिलॉसफी के अंदर? नंबर 1 मैथ, साइंस, म्यूजिक, सोशल स्टडी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कैरिकुलम का पार्ट होने चाहिए। कल्चरल लिटरेसी स्ट्रेसिंग स्टूडेंट्स ग्रोथ इन इंड्यूरिंग डिसिप्लिन। अब जो स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन है वो कहां से बनेगा? वो बनेगा कल्चरल लिटरेसी। अब जो कल्चर है, ये कल्चर कहते हैं कि जो कल्चर का जो रोल है एजुकेशन के अंदर वो ये है कि वो जो है स्टूडेंट्स की जो डिसिप्लिन है उसकी ग्रोथ करेगा और उसके ऊपर फोकस करेगा। तो कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट
जो है रोल है इस फिलॉसफी के अंदर। अगर आप वही पुरानी जो है मेजर फिलॉसफीज को जाके देखें, आइडियलिज्म और रियलिज्म के, तो आपको यही वाली चीजें वहां से भी मिलेंगी और आपको बिल्कुल ये चीजें समझ आ जाएंगी कि वो फिलॉसफी क्या कहती हैं और ये फिलॉसफी उससे ड्राइव की गई है। तो लाजमी सी बात है ये भी उन दोनों में से मिलती जुलती बातें करती होगी। बस आपने याद ये रखना है कि कौन सी बातें इसके अंदर हैं और कौन सी बातें इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी रियलिज्म आपको इसके अंदर मिल जाएगी, पेरेनियलिज्म के अंदर मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है पूरी की पूरी आइडियलिज्म आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ह्यूमन काइंड्स आर एम्फसाइज द ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स एंड द लॉज और द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। जो ह्यूमन काइंड है उसके ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ गया, मतलब ह्यूमन काइंड को किस तरह, ह्यूमन काइंड के ऊपर कौन सी फिलॉसफी फोकस करती है। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कौन सी आइडिया जो ह्यूमन बेस्ड है? जी बिल्कुल, एसेंशियलिज्म। ठीक है, एसेंशियलिज्म वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे जो मेजर फिलॉसफीज है, एसेंशियलिज्म जो है एजुकेशनल फिलॉसफीज है, और जो मेजर फिलॉसफीज है वो है एक्जिस्टेंशियलिज्म। आने वाले लेक्चर्स में हम एसेंशियलिज्म पढ़ेंगे और जो मेजर फिलॉसफीज है जिससे वो ड्राइव की गई है वो है एक्जिस्टेंशियलिज्म। तो एक्जिस्टेंशियलिज्म ह्यूमन काइंड की एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करती है और ये किस चीज के ऊपर फोकस करती है कि भाई लिटरेचर के ऊपर काम करो, आर्ट्स के ऊपर काम करो, लॉज ऑफ प्रिंसिपल और साइंस के ऊपर काम करो। तो ये देखें थोड़े से आपको दूसरे फ्लेवर भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ये चीजें जो है समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपकी जो इन सारी चीजों के ऊपर कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो द पर्पस ऑफ स्कूल इज टू प्रिपेयर चिल्ड्रेन टू एक्सेप्ट थ्योरी प्लेस इन द सोसाइटी। भाई बच्चे को इस चीज के लिए तैयार करो कि जो सोसाइटी के अंदर थ्योरीज हैं उसको वो क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। फॉलोअर्स पैदा करो। क्या पैदा करो? फॉलोअर्स। मतलब एक चीज चल रही है, ब्लाइंड फॉलोअर्स पैदा करो। भाई आपने आइडिया को चैलेंज नहीं करना। ठीक है, जो आइडिया एक दफा बन गया वो आइडिया हमेशा रहेगा। जो कि ये चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई कैसे, आप ऐसे कर ही नहीं सकते ना। आप टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट द थ्योरी, जैसे पिछले जमाने में जो थ्योरी थी, जो थ्योरीज हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं और आइडियाज भी चेंज होते रहते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन चेंज होती है जो आउटडेटेड हो जाती है, मगर आइडियाज भी चेंज होते जाते हैं। ठीक है, और लॉन्ग एंड टेस्टेड ट्रेडिशन, और वो क्या करें, और वो जो ट्रेडिशन है उसको टेस्ट करें और उसको फॉलो करें, जो कि ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आज की सोसाइटी के अंदर पर हो सकता है दुनिया के किसी भी पार्ट में इस फिलॉसफी को फॉलो किया जाता हो और इस तरह के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया हो। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये भी चीजें मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है जो चीजें आपकी कंट्री के ऊपर राइज हैं या जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं पूरी दुनिया को भी वही चीज अच्छी लगे। तो आपके ओपिनियंस, आपके आइडियाज जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो सोसाइटी has a natural order and schools should operate as testing grounds to determine where children will fit in this order। मतलब सोसाइटी क्या है, एक नेचुरल ऑर्डर है। स्कूल ने क्या करना है, स्कूल ने सोसाइटी के टेस्टिंग ग्राउंड चेक करने और ये देखना है बच्चे को इस पूरी सोसाइटी के अंदर कहाँ फिट किया जा सकता है। ये है जी कैरिकुलम का काम कि बच्चे को देखे वो इस पूरी सोसाइटी में कहाँ फिट होगा, उसको वहां फिट करे। ये कैरिकुलम का बेसिक पर्पस है। कैरिकुलम इज टू ट्रेन द इंटेलेक्ट इन अ ब्रॉड जर्नल वे। जो कैरिकुलम है वो इंटेलेक्चुअल को जो है जर्नल वे में जो है क्या करे, उसको ट्रेन करे। इट विल बिकम एविडेंट हु आर द ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट एंड हु विल फिट टू बी अ लीडर इन द सोसाइटी। मतलब क्या है कि हर बंदा, यहां से अब ये पता चल रहा है कि हर बंदा लीडर नहीं बन सकता। कैरिकुलम के अंदर आपने लीडर्स को बाहर निकालना है और ये देखना है कि कौन सा शख्स लीडर बन सकता है, कौन सा शख्स रूल कर सकता है। जो शख्स कर सकता है वो ही असल पर्पस है पेरेनियलिज्म का। ठीक है, पेरेनियलिज्म कंडेंस द इमीडिएट नीड्स ऑफ सोसाइटी, दीज कंसर्न्स आर लेफ्ट टू अदर सोशल इंस्टीट्यूशन। भाई ये कहता है जो सोसाइटी की जो इमीडिएट नीड्स हैं वो जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, मिसाल के तौर पे सोशल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, जैसे एक हॉस्पिटल है ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसी तरह ही पुलिस है ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसी तरह ही आपके पास कोर्ट है ये भी एक अलग सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है,
डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस के काम उनके ऊपर छोड़ता है। ये कहता है सोसाइटी की जो सिर्फ इमीडिएट नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, रोल ऑफ टीचर को अब देख लेते हैं कि इस जो पूरी फिलॉसफी है इसके अंदर रोल ऑफ टीचर क्या होता है। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी फिगर। ठीक है, जो टीचर होता है वो मॉरली इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी फिगर होता है, उसका एक अपना स्टेटस होता है। ठीक है, वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली सुप्रीम होता है। अगर ये बात कही जाए तो ये भी बिल्कुल मुनासिब होगी। एकेडमिक सब्जेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं वो टीचर एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टीचर को बनाने के लिए, एक टीचर के लिए जरूरी है कि उसको एकेडमिक सब्जेक्ट सारे के सारे आते हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, स्पेशलिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, ऑलराउंडर हो टीचर। एक टीचर एजुकेशन का मतलब टीचर, जो टीचर एजुकेशन पढ़ेगा वो ही टीचर बनेगा। तो टीचर शुड बी रोल मॉडल ऑफ एजुकेटेड पीपल। तो रोल मॉडल कौन है भाई, टीचर है। ठीक है, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम रीडिंग एंड एनालाइजिंग द वर्क बाय हिस्ट्रीज फाइनेस्ट थिंकर्स एंड राइटर्स। भाई टीचर जो है वो बच्चों को ये बताए कि जो मैं इस काबिल बना हूं, मैं इस काबिल फलानी जो फिलोसोफर है उसकी फिलोसफी को मैंने फॉलो किया और वहां से मैंने ये चीजें सीखी और अब जो है मैं इस काबिल बना हूं। तो रोल मॉडल टीचर है और वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करे और बताए कि भाई आप भी कैसे जो है सोसाइटी के अंदर लीडर बन सकते हैं, किस तरह ग्रेट बुक्स पढ़ सकते हैं और कौन कौन से आप जो फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनके वर्क को पढ़ सकते हैं। तो वर्क को पढ़ने का, जो बुक्स पढ़ने का इसमें बहुत ज्यादा फोकस है और इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। प्रिनलिस्ट क्लासरूम्स आर आल्सो सेंटर्ड ऑन टीचर, क्योंकि आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों ही टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं। तो लाजमी सी बात है, वैसा तो हो नहीं सकता कि ये बिल्कुल चाइल्ड सेंटर की तरफ चला जाए। तो ये तकरीबन यहाँ पे 80-90% यही है, अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे जो टीचिंग होगी, टीचर की होगी, वो किस तरह होगी। तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है यहाँ पे ये पूरी फिलॉसफी, ये टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है। तो टीचर्स आर नॉट कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस। भाई टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स आर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है, स्टूडेंट्स साइंस के अंदर इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स का फिजिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट है। वो कहते हैं टीचर अथॉरिटी फिगर है, टीचर ने ही सब कुछ करना है, टीचर ही रिस्पॉन्सिबल है और टीचर ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या बच्चे के एक्सपीरियंस को नहीं देखना, उसके इंटरेस्ट को बिल्कुल नहीं देखना। उसने बस ये देखना है कि बच्चे को मैंने तैयार करना है, उसके अंदर आइडियाज बनाने, ताकि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर जाके वो फिट हो, उसमें से जो लीडर बन सकते हैं उनको लीडर बनाया जाए, जो लीडर नहीं बन सकते उनको सेपरेट किया जाए, ताकि आप अगर इसको ऐसे कहें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है जी, लोगों के हिसाब से। टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड कौन सा है, दोज आर बेनिफिशियल टू द डिसिप्लिन्स माइंड। अब यहाँ पे टीचिंग मेथड के अंदर ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं कि टीचर जो है तो टीचर सेंटर्ड ये पूरी फिलॉसफी, मगर ये बताते हैं कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड के हिसाब से, उनके माइंड को डिसिप्लिन करने के हिसाब से मेथड चूज कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। और जो इनका मेथड है वो सॉक्रेटिक डायलॉग है, मतलब डायलॉग्स के थ्रू स्टूडेंट्स के आइडियाज जनरेट हो, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़े और वो इस लायक बन जाएं कि वो ट्रू इंटेलेक्चुअल बन जाएं, मतलब उनके अंदर ट्रू फीलिंग्स आ जाएं, ट्रू आइडियाज उनके पास आ जाएं। तो डायलॉग का मतलब कन्वर्सेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है इनके हिसाब से इनका बेस्ट मेथड है। अब कंट्रीब्यूशन देख लें ताकि हमें सारी चीजों के बारे में पता चल जाए। सबसे पहले स्टडी ग्रेड बुक्स, जो बड़ी बुक हैं उनको लाजमी तौर पे पढ़ना है। स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन होगा, जो क्लासरूम है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, अथॉरिटेरियन होगा, टीचर सेंटर्ड बेस है। एम्फेसाइज ऑन एवरलास्टिंग रियलिटी, ठीक है, अनचेंज रियलिटी के बारे में बात करते हैं और रियलिटी हमेशा चेंज होती रहती है। कुछ रियलिटीज हैं जो हमेशा सेम रहती हैं, मगर बहुत सारी रियलिटीज हैं जो साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद, साइंटिफिक थ्योरीज के बाद, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद चेंज हो जाती हैं। परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज, परमानेंसी हमेशा जो है वो मतलब आप ये कहते हैं कि परमानेंसी जो हमेशा रहने वाली चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो चीज चेंज होती है, मतलब ये परमानेंसी के ऊपर बात करते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट्स
रैशनली एंड स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली भी चीजों के ऊपर ये फोकस करते हैं और रैशनली भी। स्पिरिचुअली इनका आइडियलिज्म से आता है और रैशनलिज्म जो है इनका रियलिज्म से आता है। एम्फेसाइज रीजनिंग, थिंकिंग एंड मेमोरी। फोकस करते हैं कि बच्चा रीजनिंग करे, क्वेश्चंस पूछे, डायलॉग्स करे, ताकि उसका माइंड जो है वो एजुकेटेड हो, वो आइडिया सीखे, सोचे और अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करे। एजुकेशन इज कांस्टेंट लाइक ह्यूमन नेचर। जो एजुकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर इस चीज का आर्गुमेंट देते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर भी क्या है, वो भी सिंपल है। मोस्ट कंजर्वेटिव और इनफ्लेक्सिबल फिलोसफी। अभी तक जो हमने दो चीजें पढ़ी थी कि यंगेस्ट फिलोसफी और ओल्डेस्ट फिलोसफी, अब यहाँ पे जो बात हो रही है कंजर्वेटिव और इनफ्लेक्सिबल फिलोसफी कौन सी है? पेरेनियलिज्म। ह्यूमंस आर सेम, देयर फंक्शंस आर सेम, सो एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। ये कहते हैं कि भाई इंसान हर जगह पे उसके फंक्शन सेम है, एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए हर बंदे के लिए। तो ये था हमारे पास आइडियलिज्म, जिसके हमने मेजर मेजर पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से कवर किए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे लास्ट में क्या है? एजुकेशन इज नॉट, एक मिनट जी, अच्छा जी, एजुकेशन लास्ट में क्या कहता है? एजुकेशन इज नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। मतलब एजुकेशन जो है वो असल में क्या है? वो है जिंदगी के बारे में तैयारी करना, ये है एजुकेशन। अब जी हम लास्ट के अंदर, जैसा कि हमारे आप लोगों को पता है, अब हम चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ। और आपने क्या करना है, एज यू नो, कि आपने जो वीडियो है वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपने अपने राइट ऑप्शंस लिखने हैं। राइट ऑप्शंस के बाद आप जो वीडियो है उसको फिर प्ले करेंगे। रिप्ले करने के बाद फिर आपने दोबारा सेकंड विंडो आएगी जिसके ऊपर फिर आपके पास 5 एमसीक्यूज होंगे, उसके आपने राइट आंसर्स लिखने हैं और लास्ट के अंदर फिर मैं राइट ऑप्शन शो करूंगा, आपने देखना है और अपना स्कोर बनाना है। तो जी ये रहे पहले 5 एमसीक्यूज, काइंडली इसके आंसर्स लिखिए। जी ये रहे दूसरे एमसीक्यूज, अब काइंडली इनके भी आंसर्स आप लिख लीजिए। सो होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू और शो यू द राइट आंसर की ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी ये राइट आंसर की है। अब आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपके एटलीस्ट इस सिचुएशन के ऊपर आके जो बच्चे कंटिन्यूस सेशन ले रहे हैं और सारे लेक्चर्स ले रहे हैं, उनके मोर देन 7 हर हाल में सही होने चाहिए। अगर आपके 7 है तो आप एवरेज हैं, और अगर आप 7 से ऊपर जा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ठीक है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट ये है कि सिर्फ मैं असेसमेंट कर लेता हूँ कि आपने इस वीडियो में से कौन कौन सी चीजें सीखी हैं। ये टेकवेज होते हैं कि आपने ये चीजें अपने दिमाग में बिठानी है, ये चीजें इस फिलोसफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इन लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज।